स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। 121 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। छपरा सहित तमाम विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद बिहार का माहौल क्या है? थोड़ा झड़प की भी खबरें आई। कहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ आरजेडी के एमएलसी की तकरार हुई, तो कहीं छोटी मोटी झड़प की खबरें और रही। इसके अलावा खेसारी लाल की चर्चा लगातार बिहार में हो ही रही, क्योंकि उनके बयान ने निश्चित तौर पर आरजेडी को डंट लगाना शुरू कर दिया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। मेरे साथ हैं नेता बीजेपी मृत्युंजय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। सर, आप लोग 200 मंदिर कब बनवाएंगे बिहार में? खेसारी लाल यादव पूछ रहे हैं। रोहित जी, मुझे लगता है कि ठीक है, कलाकार से राजनीति में आना एक अच्छी बात है, लेकिन अब जब राजनीति में आते हैं तो अपने कलाकार वाले पर्सनालिटी को, अपने कलाकार वाले पूरे परिवेश को लेकर नहीं आ सकते हैं, और आपको बहुत सीरियस मुद्दों पे सीरियस गहन चिंतन करके कुछ बोलना चाहिए। अभी जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं खेसारी लाल जी के, विभिन्न विषयों पर मैं देख रहा हूं। एक तो मंदिर वाले विषय पे मैंने देखा, एक उन्होंने बयान कुछ दिनों पहले दे दिया था कि 90 के दौर में अपहरण होते तो क्या दिक्कत है, कम से कम फिरौती देके छूट तो जाते थे, अब मर्डर हो जा रहा है। तो इस प्रकार के बयान बहुत हल्केपन को दर्शाते हैं, और ये दर्शाते हैं कि भले ही वो चुनावी राजनीति में कूद पड़े हो, लेकिन जो एक तैयारी उसके पहले होनी चाहिए, जो एक अपने आप को ढालना चाहिए राजनीति में आने से पहले, वो बहुत मिसिंग लग रहा है। अभी तक वो कलाकार, हास्य कलाकार, फिल्मी हीरो के मूड में ही दिख रहा है, और उसका नुकसान न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पूरी पार्टी को भी हो रहा है। क्योंकि अगर कोई नेता, और इस प्रकार का चर्चित नेता किसी पार्टी का कोई बयान देता है और उसके बाद उसका कोई खंडन भी नहीं आता है उसी पार्टी के दूसरे नेताओं के द्वारा, तो ये समझ लिया जाता है कि पार्टी का एक प्रकार से आधिकारिक रुख है, आधिकारिक बयान है। तो अपना भी नुकसान कराएंगे, अपनी पूरी पार्टी का नुकसान कराएंगे वो। बिल्कुल मृत्युंजय जी, लेकिन वही सवाल, 200 मंदिर तो वहाँ की बात हो गई। एक सवाल उन पर और, फिर बिहार पे और चर्चा करेंगे। राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना था, ये बहुत पहले से बात चल रही है, वो कह रहे हैं ये बात। उनको ये आप लोग बता दिए कितना रोजगार मंदिर से मिला है? अगर अयोध्या में ही बात कर लें, कुछ रोजगार आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मंदिर बनवाया उसके बाद दे पाए या नहीं दे पाए? नहीं रोहित जी, ये तो सर्वविदित है। इतने सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, न्यूज डिबेट्स, हर जगह पता चला है कि रिलीजियस टूरिज्म पूरे इंडिया में, ना सिर्फ अयोध्या में, पूरे इंडिया में जहां जहां जो रिलीजियस सेंटर्स, आप अयोध्या देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, तिरुपति देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर देख लीजिए, जहां कहीं भी वो पूरा का पूरा एक शहर डेवलप हो जाता है एक मंदिर के कारण। आप सोच लीजिए, एक साल पहले तक हम और आप मुझे पता नहीं, आप शायद उत्तर प्रदेश में तो गए भी होंगे, हम लोग कभी अयोध्या नहीं गए थे। वहां जाने का कोई पर्पस ही नहीं था। नहीं मृत्युंजय जी, आप अगर बात को आगे बढ़ाएं तो मैं अयोध्या की तस्वीर जो मेरे जहन में थी 2024 के पहले, वो तस्वीर ये थी कि रामलला के दर्शन करने जब जाते थे तो कीचड़ हुआ करता था, पानी भरा रहा करता था, और आधे पांव डूब जाते थे, और उसके बाद निकलने के बाद आपको दवा तक लेनी पड़ती थी, इतनी खुजली होने लगती थी पैरों में। ये हालात थे। और उन तस्वीरों को देखकर मैंने आपको, अगर मैं दर्शकों को भी बताऊं और आप सबको भी, कि 2012 मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने उस दिन से कसम खाया था कि मैं आज के बाद कभी रामलला के दर्शन करने नहीं आऊँगा जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा। और आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं गया। तो तब की तस्वीर और अब की तस्वीर बताने की कुछ जरूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं। और दूसरा, इस तरह के बयान बहुत इलॉजिकल होते हैं। इनफैक्ट आपके अभी स्क्रीन पे चल रहा है दिनेश लाल जी का बयान, और बड़ा एप्ट उन्होंने जवाब दिया कि जो एयरपोर्ट है, यहां से भी पढ़ के तो प्रोफेसर निकल रहे हैं, तो एयरपोर्ट भी ढहा दीजिए। जितनी ऐसी चीजें हैं जहां से बढ़ के प्रोफेसर नहीं निकल रहे, वो सब चीज ढहा दीजिए देश में। ये बड़ा बेवकूफ की तरह ये बयान है, मुझे लगता है, और उस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के नेताओं को मुझे लगता है सिरे से खारिज कर देना चाहिए। लेकिन पार्टी तो वही है ना मृत्युंजय, जिनको महाकुंभ से दिक्कत थी, महाकुंभ फालतू लगता था, टिकट तो उन्हीं का मिला है। एग्जैक्टली रोहित जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार का बयान, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी बीजेपी के नेता ने दे दिया होता, तो उसकी पूरी सीनियर लीडरशिप ने तुरंत उसका खंडन किया होता कि हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, आरजेडी का कोई भी नेता उसका खंडन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक छोटा सवाल और इसी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव से जब पूछा गया कि आप मंदिर पर इतनी बात कह रहे हैं, किसी और को बोल सकते हैं क्या आप इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले वोट मांगते हैं मंदिर के नाम पर, और कुछ भी पूछो तो मंदिर के नाम पर लाके घुमा देते हैं, तो क्या मैं मस्जिद की बात करूं फिर? नहीं, देखिए, मुस्लिम प्रेम जो है वो आरजेडी का, खेसारी लाल यादव का, उनके सहयोगी कांग्रेस का, ये तो जग जाहिर है।
आपने तेलंगाना में कल बयान सुन लिया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और किसी को छोड़ दीजिए, कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस। इससे ज्यादा क्लियर और डायरेक्ट क्या स्टेटमेंट हो सकता है? तो वो सबको पता है, उनका पूरा समीकरण ही वही है, और वो जानते हैं कि उस समीकरण को अगर जोड़े रखना है तो हिंदुओं को एक तरह से गाली देना पड़ेगा, जिससे मुसलमान बड़े खुश हो जाते हैं और आके हमें वोट दे देते हैं। मुझे लगता है इसमें हिंदुओं को समझने की जरूरत है, उन्हें देखना चाहिए इस चीज को कि जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, हमारे सैकड़ों हजारों साल की विरासत का सम्मान नहीं कर सकता है, वो हमारे वोट का अधिकारी नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, न सिर्फ इनको बल्कि पूरी पार्टी का इससे चरित्र झलक रहा है, और एक प्रकार से हिंदुओं को इस पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। 121 सीटों के चुनाव के बाद आप लोगों को क्या नजर आ रहा है मृत्युंजय जी? रोहित जी, मैं बिहार में ही हूं, फील्ड पर ही हूं। कल बक्सर विधानसभा में था, आज अरवल विधानसभा में हूं। मैं आपको बता सकता हूं, फील्ड पर बात करके एक्चुअली जो वोटर्स बोल रहे हैं, आप बहुत सारी समीकरण की बात करते हैं, समीकरण वाइज भी अगर आप देखेंगे तो एनडीए के इस बार जो 5 घटक दल हैं, पहली बार बिहार के इतिहास में 2005 के बाद भी देखेंगे तो ये पांचों घटक दल साथ हैं। कभी एलजेपी नहीं रही है, तो कभी कुशवाहा जी नहीं रहे, कभी हम पार्टी नहीं रही है। पहली बार ये पांचों घटक दल साथ आए हैं, तो एक तो अपने आप में बहुत मजबूत गठबंधन बन के उभरा है। दूसरा, ग्राउंड पे जहां भी आप चर्चा कर रहे हैं तो एक जनरल सेंटिमेंट सुनने को मिलता है। अभी भी बात होती है जंगल राज की, सोच लीजिए, अभी भी महिलाओं से खास करके आप बात करेंगे तो बोलेंगे कि बाबू लालू वाला राज ना चाहिए, नीतीश जे बड़े ठीक पड़े। मतलब ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट आता है कि नीतीश जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं भाई, ये सुख शांति से हम लोग रह रहे हैं, विकास हो रहा है, ये हमें अच्छा लग रहा है, इसमें हमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो एक प्रकार से दोनों नैरेटिव से, चाहे आप सामाजिक समीकरण से देखें या विकास की राजनीति से देखें, दोनों तरफ से मुझे लगता है एनडीए को बहुत क्लियर एज मिल रहा है। आखिरी सवाल मृत्युंजय जी, इस पूरी चर्चा में आपने जंगल राज का जिक्र किया और सदियों से सब करते आए हैं, जब से उस जंगल राज के दौर को लोगों ने देखा है। लेकिन अब के लोगों का कहना है, आरजेडी के या तमाम ऐसे लोग जो कि इस वक्त आपको दिख रहे होंगे बिहार में, कि कब तक जंगल राज की बात करेंगे, वो तो लालू और राबड़ी का दौर था, एक बार तेजस्वी को मौका देकर देख लीजिए। और 20 साल के अगर बच्चे जंगल राज के बारे में बात कर रहे हैं तो उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने देखा था क्या? पैदा भी नहीं हुए थे, तुमको क्या पता जंगल राज? तो वही मेरा सवाल है कि कब तक जंगल राज की बात होगी? रोहित जी, अगर हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने क्या अंग्रेजों को देखा है क्या? तो अंग्रेज अगर आके कहे कि एक बार फिर से हमें सत्ता सौंप दीजिए तो हम कहेंगे ठीक है। यही सवाल मैंने कांग्रेस के नेता से कर लिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा 1947 की आजादी, फिर आपको याद है, कैसे मान लेते हैं आप? तो चिढ़ गए थे। वही मैं कह रहा हूं। और दूसरा, बहुत लॉजिकल जवाब दे रहा हूं, अभी मैं अरवल में बैठा हुआ हूं रोहित जी, और ये क्षेत्र जो जातीय नरसंहार हुए थे उसका केंद्र बिंदु रहा है। मैं जहां बैठा हूं उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में 5 नरसंहार हुए थे 90 के दशक में। तो आप सोच लीजिए क्या दौर रहा होगा। अब उन परिवारों में जिनके लोग मारे गए, कोई ऐसा परिवार एक यहां नहीं होगा जिसके जान पहचान या रिश्तेदार में कोई व्यक्ति मारा ना गया हो। तो क्या वो अपने बच्चों को नहीं बताते? उनके बच्चे नहीं जानते कि हमारे चाचा मारे गए थे, हमारे मामा मारे गए थे, हमारे फूफा मारे गए थे? उनको पता होता है। और दूसरा, अगर ये कहें भी कि आरजेडी दूसरी है, आज भी आरजेडी में करीब करीब उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व है जो उस समय के आरजेडी में थे। ये मगध क्षेत्र जो है, यहाँ आज भी वही सुरेंद्र यादव है जो 90 के दशक में नरसंहार में संलिप्त थे। आज भी बगल में दानापुर में चल जाइए, वही रीतलाल यादव है। या बगल में संदेश सीट है, वही अरुण यादव है। अभी भी शहाबुद्दीन के बेटे ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो कौन सी दूसरी आरजेडी है? कहां की दूसरी आरजेडी है? जब लोग सारे के सारे वही हैं, तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि पार्टी बदल गई है? आज भी जो उनके नारे हैं वो देख लीजिए। 90 में भूरा बाल साफ करो कहते थे, आज भी इनके गले गया के जिलाध्यक्ष भूरा बाल साफ करो कहते हैं। आज भी इनके जो गाने बन रहे हैं आप वो देख लीजिए। चरित्र नहीं बदलता रोहित जी, कभी किसी का चरित्र नहीं बदलता है। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, ये कहावत भी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है खेसारी लाल यादव के इस बयान पर कि मंदिरों से आपको क्या रोजगार मिल जाएगा, और इसके अलावा 200 मंदिरें बनाकर एक रोजगार देकर देख लीजिए बिहार में, शर्त लगाता हूं मैं आपसे। ये सब तमाम चैलेंजेस खेसारी दे रहे हैं, उससे आरजेडी को कितना घाटा होगा। बाकी 121 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, 11 तारीख को पूरी कवरेज और फिर 14 तारीख को पल पल के नतीजे आपको मिलते रहेंगे एनएफ न्यूज़ यूट्यूब पर भी। इसके अलावा आप एनएफ न्यूज़ की वेबसाइट www.newsnwf.com पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके जुड़ने के लिए। नमस्कार।